हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज होने वाला अपना डे 13 और हम आपको पहले ही बता रहे हैं ये जितने भी क्वेश्चंस हम लेके आ रहे हैं ये सब ब्रह्मास्त्र है मेरे भाई, क्योंकि जितने भी पेपर बच्चों के हो चुके हैं और जो बच्चे हमें पेपर भेज रहे हैं वो क्वेश्चंस को सॉल्व करके अब हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मास्त्र हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर फिजिक्स नहीं आई, तो अपना दूसरा चैनल है BDKDN BSc, उस पर हमने फिजिक्स की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। केमिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वरना कॉमेंट पिन कर देंगे, जाके देखना। स्टार्ट करिए, चलिए सर शुरू करते हैं। तो एक पेपर बच्चों ने हमें भेजा था, किसी यूनिवर्सिटी का था, उसका आधा पेपर हमने डे 12 में हल करा दिया था और आधा हम लोग हल करने वाले हैं डे 13 में से, ठीक है। Who successfully explained the phenomenon of photoelectric effect? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव को सबसे पहले बिल्कुल अच्छी तरीके से किसने एक्सप्लेन किया। तो एक्सप्लेन किया था आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने एक समीकरण दी थी, आपको बताई भी थी, और वो समीकरण क्या हुआ करती थी मेरे भाई, हाफ mb मैक्स का स्क्वायर बराबर hν माइनस का hν जीरो हुआ करता था, ठीक है। ये इक्वेशन हुआ करती थी जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव की समीकरण कहते थे या फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते थे, और इसे एक्सप्लेन किया प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने, आइंस्टीन ने, सर, ठीक है। फिर है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था H साई बराबर E साई होता है, जिसमें H क्या होता है, H होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, E होती है एनर्जी, और टोटल एनर्जी आप कैसे निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को जोड़ दो तो टोटल एनर्जी निकल आएगी, जो फंक्शन होती है किसकी, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के लिए। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है मेरे भाई। अगला देखिए, द वेव नंबर रेंज दैट इज यूज्ड फॉर IR रेडिएशन, यानी इंफ्रारेड जो होता है, अवरक्त बोलते हैं हिंदी में। तो बहुत सारे रेडिएशंस का पूरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पूरा एक स्पेक्ट्रम है, जिसमें रेडियो वेव्स हैं, एक्स रेज हैं, IR हैं, विजिबल हैं, ये सारी होती है ना सर, माइक्रोवेव्स हैं। तो उसमें जो IR वाला रेडिएशन है उसका वेव नंबर यानी तरंग संख्या की जो रेंज है वो कितनी होती है, तो वो होती है 4000 से 400 प्रति सेंटीमीटर, सर, ठीक है। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जब कभी भी थ्योरी में आया होता, मतलब थ्योरी आती थी, डिस्क्रिप्टिव पेपर आता था, जिन बच्चों का डिस्क्रिप्टिव पेपर है और अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, वन डायमेंशनल बॉक्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अभी हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पे काम कर रहे हैं, आज शाम तक या कल तक आपको एक वीडियो मिलेगी, बहुत डिटेल में हमने पूरा रिसर्च करके वीडियो बना रहे हैं। तो वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए जो एनर्जी होती है E बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 8ma स्क्वायर, ठीक है। तो वन डायमेंशनल बॉक्स मतलब लॉन्ग में भी आ जाता है, प्लस यहां अगर उसका ऑब्जेक्टिव है तब भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ वेव नंबर इन सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स मतलब प्रति सेंटीमीटर, सबको पता है तरंग संख्या जो है वो तरंग दैर्घ्य की उल्टी यानी 1/λ के बराबर होती है, ऑफ वेवलेंथ 25 माइक्रोमीटर। तो सबको पता है ये माइक्रो की फॉर्म में है मेरे भाई, ठीक है। 1/, हमने क्या कहा, वेव नंबर आपसे पूछ रहा है, वेवलेंथ आपको दे रखा है, तरंग संख्या हमेशा उल्टी होती है, यानी आपको 1/25 लिख देना है। माइक्रो और मीटर हटाओगे, काटोगे पीटोगे, 25 चौक 100 होता है यार, सीधी सी बात है। तो आंसर कितना आएगा, 400 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। यानी जो वेवलेंथ दे रखी है इसकी उल्टी होती है वेव नंबर, ठीक है। बस आपको मात्रक चेंज करना पड़ेगा। माइक्रो का है में चल रहा है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, और मिलीमीटर चल रहा है, 1 मीटर में 10⁻³ सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर जी बदल के क्यों नहीं दिखा देते हैं आप, ले मेरे भाई बदले दे रहा हूं, यहाँ देखो आपसे कह रहा वेव नंबर बताओ, ठीक है। तरंग दैर्घ्य का उल्टा होता है, अगर हम लोग इसका मान रखेंगे 25, ठीक है। माइक्रो हटाएंगे, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, ठीक है। उसके बाद मीटर भी चल रहा, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो बटे में हमें सेंटीमीटर चाहिए था क्योंकि प्रति सेंटीमीटर पूछ रहा है। अब जरा देखिए क्या करेंगे, 1 ऐसे रखा हुआ है, 25 ऐसे ही है, यहाँ पे देखिए मेरे भाई 6 जीरो में से 2 जीरो चले जाएंगे, बचेंगे 4 जीरो। कितने बचेंगे, 4 जीरो, 4 जीरो जाएंगे ऊपर, 1 2 3 4 जीरो, 25 से काट देंगे, 25 चौक 100 और 2 जीरो बचेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 400 प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। अब मत कहिएगा क्योंकि हम नहीं चाहते यार कोई बच्चा ढूंढे परेशान हो। उसके डीजेनरेसी, डीजेनरेसी क्या होता है, डीजेनरेसी मतलब स्प्लिटिंग कह लो, तरीके से अलग हो जाना कह लो सर, ठीक है। द
डीजेनरेसी ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स इज गिवन बाय, जो रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं, ऊर्जा के स्तर होते हैं, उनकी जो डीजेनरेसी होती है उसे कैसे हम लोग लिखते हैं? तो 2j+1 से। किससे लिखते हैं? 2j+1 से लिखते हैं। ठीक है भाई। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कोश में कैसे निकाल सकते हैं? बता चुके हैं, बोर बरी योजना ये होती है। बोर और बरी ने बताया था 2n², n का मान 1 रखोगे, k में 2 इलेक्ट्रॉन, n का मान 2 रखोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन, l में ऐसे 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर। ठीक है। विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिक्वायर्ड मैक्सिमम एनर्जी, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है इसमें बहुत एनर्जी चाहिए होती है? तो सबसे कम चाहिए होती है n2 पाई स्टार में, आपको कल वाले क्लास में बताया था। ज्यादा चाहिए होगी सिग्मा 2 सिग्मा स्टार में, सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। रोटेशनल कांस्टेंट b को काहे से लिखते हैं? तो b बराबर होता है h/8 पाई स्क्वायर IC। रोटेशनल कांस्टेंट b इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। सिलेक्शन रूल फॉर प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम के लिए सिलेक्शन रूल क्या होता है? तो डेल्टा J बराबर होता है 0 ले सकते हो, या फिर +-2 सर। ठीक है। Which of the following molecule will not show IR स्पेक्ट्रम, IR स्पेक्ट्रम शो नहीं करता है? ये तीनों करते हैं मेरे भाई, HCl CH4 H2 ये नहीं करता है, H2 नहीं करता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये। Which one of the following is microwave inactive, माइक्रोवेव आप हम बता चुके हैं सूक्ष्म तरंगे होती हैं, माइक्रोवेव इनएक्टिव होता है यानी इस पे काम नहीं करता है, तो Cl2 माइक्रोवेव इनएक्टिव होता है सर। ठीक है। 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज, हार्मोनिक ऑसिलेटर की, हार्मोनिक समझते हो? आवर्ती। ठीक है। ऑसिलेटर मतलब क्या होता है? ऑसिलेटर मतलब होता है दोलित्र, बार बार दोलन करे, कंपन करे, वाइब्रेशन करे। तो 0 पॉइंट एनर्जी इसकी कितनी होती है? तो 1/2 HW से लिखते हैं इसे सर। ठीक है। C बॉन्ड H वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एल्कीन, एल्कीन के लिए C सिंगल बॉन्ड H फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो मेरे भाई ये फ्रीक्वेंसी 3100 से 3000, 3000 3100 दोनों जो विकल्प में हो वो लगा देना। ये जो पेपर बच्चे ने हमें भेजा था उसमें ना तो 3000 था ना 3100 था, तो हम लोग 3050 पर सेंटीमीटर लगाएंगे सर। ठीक है। फिर है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कई पेपरों में दिखता है। क्या ज्ञात कर सकते हैं? डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कोई फंक्शनल ग्रुप को हम लोग पता कर सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो, अगर हम लोग नॉर्मली बात करें, OH एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, CO कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, यानी इस तरीके से कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसे हम लोग बता सकते हैं। द सेपरेशन बिटवीन ईच रोटेशनल लाइन इन केस ऑफ रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम, सेपरेशन मतलब होता है दूरी, तो रमन स्पेक्ट्रम में, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम में जो है रोटेशनल लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है? तो उसे 2b से लिखते हैं सर। ठीक है। द बेस वैल्यू ऑफ होमो एन्युलर डाईइंस, यानी जो होमो एन्युलर यानी सिंगल वाली डाईइन होती हैं उनमें बेस वैल्यू कितनी ली जाती है? देखो मेरा भाई, स्पेक्ट्रम नापने के लिए अलग अलग, जैसे डबल बॉन्ड के लिए कोई बेस वैल्यू मान लेते हैं, सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप के लिए कोई बेस वैल्यू मान लेते हैं, तो बेस वैल्यू मान ली जाती है और उस हिसाब से स्पेक्ट्रम को कैलकुलेट किया जाता है। तो जो होमो एन्युलर डाईइंस होती हैं इनके लिए जो स्पेक्ट्रम होता है वो 253 नैनोमीटर माना जाता है सर। ठीक है। हाउ मैनी PMR सिग्नल्स गिवन बाय द गिवन कंपाउंड ए, कितने, जैसे एक कंपाउंड यहां पे दे रखा है, ठीक है, सबको पता है जब CO कहीं पर होता है उसे कहते हैं कीटोन, ये एसिटोफिनोन है सर। ठीक है। इसके लिए PMR सिग्नल कितने होंगे? तो इसके लिए PMR सिग्नल होंगे 5। ठीक है भाई। हाउ मेनी NMR सिग्नल्स आर फाउंड इन साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपेन के लिए 1, साइक्लोप्रोपीन के लिए 2 सिग्नल्स है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियस इज NMR इनएक्टिव, कौन सा एक्टिव नहीं है? तो ऑक्सीजन जो है वो एक्टिव नहीं है NMR के लिए। विच बॉन्ड हैज मैक्सिमम Bmax की वैल्यू, सबसे ज्यादा वैल्यू किसके लिए है? तो जिसमें ज्यादा बॉन्ड दे रखे हो मेरे भाई, इसमें 4 बॉन्ड कार्बन के लिए दे रखे थे और भी विकल्प थे, किसी में 2 बॉन्ड थे, किसी में 3 बॉन्ड थे, जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू भी उसी के लिए ज्यादा होगी सर। ठीक है। रेडिएशंस हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, कौन सी रेडिएशन जिनकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होती है रेडियो तरंगों की, सबसे कम होती है गामा की मेरे भाई, ये पता होना चाहिए। ठीक है। द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिपेंड, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी किस किस पर निर्भर करती है? तो रिड्यूस्ड मास, कम होने वाले द्रव्यमान पर निर्भर करती है, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव घूर्ण पर निर्भर करती है, फोर्स कांस्टेंट यानी बल नियतांक पर भी निर्भर करती है। विकल्प में आए इनमें से कोई तो लगा देना, वरना ऑल ऑफ द अबव यानी उपयुक्त सभी लगेगा सर। ठीक है। द प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस इज स्टडीड इन, यानी प्रोटॉन का जो मैग्नेटिक अनुनाद बोलते हैं रेजोनेंस को हिंदी में यार,
तो चुंबकीय अनुनाद है जो प्रोटॉन का, उसे कहाँ पढ़ते हैं मेरे भाई, तो उसे पढ़ते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन में। हम लोगों ने आपको बता रखा है पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसमें जो रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन है उसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस के बारे में। द नंबर ऑफ IR एक्टिव वाइब्रेशनल मोड फॉर CO2 मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ IR स्पेक्ट्रम कितने होंगे, IR एक्टिव वाइब्रेशनल मोड कितने होंगे, तो वो 4 होंगे। वाइब्रेशनल मतलब कंपनिक, एक्टिव मतलब सक्रिय, कितने होंगे, 4 होंगे। Which one will show the N to pi स्टार ट्रांजिशन, कौन है जो N to pi स्टार ट्रांजिशन शो करता है, आपको ये भी बता चुके हैं। N to pi स्टार ट्रांजिशन में सबसे कम एनर्जी चाहिए होती है और ये होते हैं कार्बोनिल्स। कौन होते हैं, कार्बोनिल्स। रमन इफेक्ट इज, रमन इफेक्ट क्या है, तो इन इलास्टिक स्कैटरिंग मतलब होता है बिखरना, प्रकाश का बिखरना इन इलास्टिक तरीके से यानी अप्रत्यास्थ तरीके से, या फिर इलास्टिक यानी प्रत्यास्थ तरीके से, या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अवशोषण भी होता है। ये सारी की सारी चीजें होती हैं रमन स्पेक्ट्रम के अंदर। इन रमन स्पेक्ट्रम द मिडिल लाइन इज कॉल्ड, जो रमन स्पेक्ट्रम में बीच वाली लाइन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रैले की लाइन से, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस इज एन एग्जांपल ऑफ, इलेक्ट्रॉन स्पिन जो रेजोनेंस है वो किसका एग्जांपल है, तो वह है वाइब्रेशन इफेक्ट का। वाइब्रेशन मतलब कंपनिक प्रभाव, ठीक है भाई। ये इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस का मतलब इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद, ठीक भाई। फॉर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य कहां आएगी, जब सिग्मा टू सिग्मा स्टार, क्योंकि सिग्मा टू सिग्मा स्टार में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो इसके लिए तरंग दैर्घ्य किसके बीच में आएगी, तो तरंग दैर्घ्य आएगी यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी रीजन के बीच में। जब डिटेल में पढ़ोगे तब पता चलेगा अल्ट्रा वायलेट के अंदर भी 3 कैटेगरी होती हैं, लेकिन थ्योरी में पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी आप ऐसे ही काम चलाओ सर, ठीक है। विच मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज लोएस्ट इन एनर्जी, कौन सा मॉलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी में सबसे कम होगा, तो सिग्मा होगा सर, ठीक है। एक बात याद रखिए, जैसे सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, सरल भाषा में बताते हैं, सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे अगर मान लिया मेरी एनर्जी कम है, पड़े हुए हैं ऐसे, तो मेरी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, हम ज़्यादा स्टेबल होंगे। ज़्यादा उछल कूद करेंगे मेरे भाई तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। द रीजन बिटवीन 1500 टू 400 सेंटीमीटर इनवर्स इज कॉल्ड, यानी 1500 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स के जो बीच का रीजन है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। ये भी IR के अंतर्गत ही आता है। Which of the following is an ऑक्सोक्रोम, निम्न में से कौन सा ऑक्सोक्रोम है, तो Nr2 एक ऑक्सोक्रोम होता है, ठीक है सर। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज नॉट यूज्ड इन NMR, NMR में यूज नहीं करा जाता सॉल्वेंट यानी विलायक के रूप में, तो D2O का इस्तेमाल नहीं करा जाता। D2O क्या होता है, D2O भारी जल होता है, इसका अणुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट 20 होता है, उनका इस्तेमाल करा जाता है। CaCl3 CCl4 इन लोगों का इस्तेमाल करा जाता है। हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट जो होती है किसके लिए होती है, तो वो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए होती है। जब वेवलेंथ बहुत कम होगी तब हम लोग कहेंगे उसे हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है सर। तो ये पूरा क्लास लगभग हम लोगों ने खत्म कर दिया। आज है अपना डे 13। ये जो पेपर बच्चे ने भेजा था उसे हमने पूरा सॉल्व करा दिया है 12 और 13 में। जो लोग ऐप पर देख रहे हो यहीं पर PDF आपको मिल जाएगी। जो लोग YouTube पे देख रहे हो उन्हें टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है BDKDN BSc और वहां पर आपको इसकी PDF आसानी से मिल जाएगी सर, ठीक है। बाकी जिन बच्चों के पेपर हो गए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इस WhatsApp नंबर पर अपना पेपर PDF बना के भेज दें 8604507939, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के हो, सेकेंड सेमेस्टर के हो, फोर्थ सेमेस्टर के हो, जिसके भी हो मेरे भाई, इस पे अपनी PDF बना के भेज दो। कोई बहुत ज़्यादा समस्या है आप कमेंट कर सकते हैं 9044900263। इस पर अगर आप कमेंट करेंगे, सॉरी इस पर अगर आप कॉल करेंगे तो यहाँ पे काउंसलर आपका फ़ोन उठाएंगे और आपकी समस्या को भी सुनने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप इस पर अपना पेपर WhatsApp कर सकते हो और उम्मीद करते हैं ये पूरी सीरीज आपके लिए बहुत काम की है। आज डे 13 जरूर है लेकिन डे 11 तक की हमने सारी PDF आपस में मिक्स करा दी थी। आप टेलीग्राम पे जाओगे आराम से आपको मिल जाएंगी। डे 12 वाली भी आपको PDF मिल जाएगी, ना हो तो कमेंट कर देना, डलवा देंगे। फिलहाल डे 13 भी इस वीडियो के पब्लिक होने के बाद आपको आसानी से मिल जाएगी। हम मिलते हैं आपसे कल फिर एक और नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। पेपर जिन लोगों के हो रहे हैं बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बस मन लगा के पढ़ते रहना है। और अगर आपको फिजिक्स नहीं मिल रही है तो फिजिक्स मेरे भाई अपना ही एक और चैनल है BDKDN BSc, उस पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई आराम से जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू भाई, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।